हमारे साहब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, बहुत ही विस्फोटक चिट्ठी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो आपने कहा राहुल गांधी बचकानी हरकतें करता है, इसका क्या मतलब हुआ? अब उसमें ज्यादा लिख दिया और कुछ कारण होंगे तब लिख दिया, उसमें ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूं। तो फिर चिट्ठी लिखने का कारण क्या रहा? वो कौन सा क्षण था जब आपने सोचा कि नहीं अब हमको पार्टी छोड़ देनी चाहिए? देखो, एक दिन में या एक घटना से ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कई सालों से ये चल रहा था और कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कई सालों से हो रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सोनिया गांधी के वक्त में हुई। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते और न पढ़ते हैं। हमारी कांग्रेस में सबसे बड़ी बीमारी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी सब मानते हैं और कई लोग कांग्रेस कांग्रेस कहते हैं, लेकिन न गांधी को कभी पढ़ा है, न नेहरू को पढ़ा है, न सरदार पटेल को पढ़ा है, न सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, न तिलक को पढ़ा है, न मौलाना आज़ाद को भी पढ़ा है। जो चीज़ें हम कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में रहकर हम कॉलेज में पढ़े, बुक्स उनकी पढ़े, तो जो सिर्फ कांग्रेस आ गए और उन्हीं बच्चों से जो कांग्रेस में आ गए, उन्हीं से आजकल हमारा मुकाबला करा रहे हैं। हाँ? तो वो उनको जो आज के लीडर हैं, मैं और मेरे बहुत सारे कोलीग्स, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है। जब नरसिम्हा राव जी के, मैं उनकी कैबिनेट में मंत्री था, 1.25 साल उनके साथ जनरल सेक्रेटरी भी रहा और मंत्री भी रहा। फिर 1.25 साल के बाद वहां आंध्रा में जो इलेक्शन हुआ था पार्टी का 92 में, उसके बाद खाली में मंत्री रहा। मेरे पास 3 पोर्टफोलियो थे, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम उनकी धुलाई करते थे उनकी। ये तो लकी हैं कि हमने कभी, मैंने अपनी बुक में लिखूंगा कि हमने मिसेस गांधी के खिलाफ कभी नहीं बोला वर्किंग कमेटी में, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोला। केसरी जी उम्र में भी, पॉलिटिक्स में भी, सब चीज में, बुद्धि में भी हमसे सीनियर थे, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम बोलते थे प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री छोड़ो, अध्यक्ष किसी दूसरे को बनाओ, आपके पास समय नहीं है। ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों ने कभी उनके सामने, इसलिए कि नहीं कर सकते थे, संजय गांधी का लिहाज, इंदिरा गांधी का लिहाज, राजीव गांधी, वो हम पे ताला था। न हमने इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के सामने कभी ये कहा, और वही केसरी जी को भी कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है चलाना है। उसको भी निकाला, उसका भी कहिए तुम्हारे बस का नहीं है। तो जब हम उनके ये कह रहे हैं ना आज करें, अरे हम पहला हिस्ट्री पढ़ो। उस वक्त के अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर थे और वर्किंग कमेटी भी थे, हम वर्किंग कमेटी में क्या करते थे, 8 लोग। सुनिए, तो इनके वक्त में तो खुली छूट दी। आप कहो दिन तो हमने कहा दिन, रात है तो रात। ये कंसेशन की कि आप का एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हो, ये कंसेशन और फैमिली का रिगार्ड। लेकिन जब खत्मी हो रही है, और खत्मी हो रही कि हाँ, उसमें हम भी खत्म हो गए ना। हमारी जो पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट लाइफ से निकल के हम इधर आए, एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे जेल से तीसरे जेल, संजय गांधी के सामने। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बुक नहीं, लेटर में ही कहा कि मेरा लंबा जेल था। जब मिसेस गांधी को 20 दिसंबर 88 को अरेस्ट किया, उनको तो हफ्ते बाद छोड़ा, लेकिन हमको तो दूसरे साल एंडिंग जनवरी में छोड़ा। और कहां सोते थे हम? तिहाड़ जेल के हॉल में। 8 लोग मेरे साथ थे और सीमेंट का बेड था, उस पे एक कंबल और ओढ़ने के लिए एक कंबल। महीना कौन सा था? जनवरी का महीना। और खाने के लिए उस 1.25 महीने क्या मिला? दाल 2 वक्त की और 2 चपातियां। इसलिए नहीं कि जेल ज्यादा नहीं दे सके, लेकिन हजारों लोग जेल में थे, कहां से खाना बनते, कहां से इतने कुक मिलते। तो ये तो हमने लाइफ गुजारी है कांग्रेस को लाने के लिए। पार्टी का क्या होगा आजाद साहब? तो इसलिए
कई दफा इनको रिमाइंड किया। 2013 में हम लोगों ने वहां जयपुर में एक बड़ा लंबा चार्ट बना दिया, ब्लॉक लेवल पे ये करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये करो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे ये करो, फला AICC लेवल, अगले साल इलेक्शन है ताकि जीत जाएं। उसको आज तक हम रिमाइंडर करते करते आज भी वो AICC के, मैंने परसों फिर मंगाया AICC के, मेरे कंप्यूटर में तो था ही, लेकिन और किसी को भेजने थे बुकलेट ही, मेरे कंप्यूटर में तो वैसे है बुकलेट के बगैर, वो भेजी और स्टोर से निकलवाई। फिर हमने लेटर लिखा 23 लोगों ने, फिर रिमाइंडर किए, 1 2 3 मीटिंगें भी हुई फॉलो, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। तो जब इंप्लीमेंट ही कुछ नहीं होना है, जब करना ही कुछ नहीं है, तो वर्किंग कमेटी में जाकर रेजोल्यूशन पास करना। और वर्किंग कमेटी में कहता हूं ये वर्किंग कमेटी नहीं, मैं इंदिरा गांधी जब थी और एज यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट में उनके भी स्पेशल इन्वाइटी था। राजीव गांधी में तो मैं जनरल सेक्रेटरी था और वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड, केसरी जी के भी वक्त में, राव साहब के वक्त में भी वर्किंग कमेटी, सोनिया जी के वर्किंग कमेटी। लेकिन राव साहब हो, केसरी जी हो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, एक आध स्पेशल इन्वाइटी होता था। अभी तो बहुत ज्यादा 50 स्पेशल इन्वाइटी, 25 वर्किंग कमेटी, 75। तो उसमें हम क्या, ये तो पब्लिक मीटिंग है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमारा जैसा सीनियर मेंबर कोई सजेशन देता है तो वो ब्लॉक लेवल का कोई वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो उसको समझता है कि बड़ा ऑफेंस है। अब हम नरसिम्हा राव को ऐसी की तैसी करते थे, हार्ड लैंग्वेज करते थे, रेस्पेक्ट, कोई ये नहीं कहता था तुम क्यों कहते हो। लेकिन अगर 50 ये लोग हैं, हम अदब से ही कहें, रेस्पेक्ट से कि ये गलत है, तो हमको तो 50 लोग गले पड़ जाते हैं, तुमने डियर, हाउ यू डियर से, क्योंकि वो एक लेवल के लीडर नहीं है, उनको क्रिटिसिज्म में और सजेशन में अंतर नहीं मालूम होता। तो ऐसे वहां भी नहीं हम कुछ तो बोल। पार्टी का क्या होगा आजाद साहब? कांग्रेस तो दुनिया के सामने है, मेरे सामने नहीं है। अमेरिका से लेकर और बांग्लादेश तक, श्रीलंका तक, नेपाल तक सब जानते हैं कि हम पार्टी कहाँ है आज। अब आप, वो नेहरू की पार्टी, वो गांधी की पार्टी, वो सरदार पटेल की पार्टी, वो तिलक की पार्टी, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी, मौलाना आजाद की पार्टी, नेहरू, राजीव, इंदिरा गांधी की पार्टी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो शहीद हुए भाई इस देश के लिए। वो पार्टी कहां गई आज? मुझसे क्यों पूछते हो? सही कहा आजाद साहब। आप आगे आप क्या करेंगे? देखो, आदमी करता है घर को ठीक करने के लिए। दरवाजा गिर गया, एक दीवार गिर गई, आप दीवार को बना नहीं रहे हैं, तो भी 3 दीवारों पर मकान खड़ा। फिर तीसरी दीवार आधी, वो भी नहीं गिर रहे, आपने डंडा लगाया, उस पर खड़ा रखा। फिर तीसरी दीवार गिर ही गई। फिर 2 दीवारें हैं, तो एक डंडा और लगाया, तीसरी दीवार भी गिर गई। फिर चौथी दीवार भी गई, अब तो मकान गिर गया है। तो अब तो नया मकान को शुरू करें, जहां हम अपना ही ईंट भी लगाएं, खुद ही दीवारें खड़ी बनाएंगे, खुद ही खड़ी कर दे, तो एक अपना घर खुद तैयार करें। हम किसी के किराए पे नहीं रहने वाले हैं, हम किसी के घर मेहमान रहने वाले हैं। एक कयास लगाया जा रहा है जो राज्यसभा में हुआ, प्रधानमंत्री ने जो आपके फेयरवेल में भाषण दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि आजाद साहब जो है बीजेपी भी जा सकते हैं, या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी की मदद करेंगे। इस पे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। नंबर 1, गुलाम नबी आजाद की तारीफ करेगा और राहुल गांधी जाके गले मिलेगा हाउस में, तो वो उनसे नहीं मिला और मैं मिला। और ये जो आई हमको लगाने की, ये भी हाईकमांड से ही आई कि इन पर ये आरोप लगाओ, क्योंकि उनके मन में वो खटकता था ना, लेटर जो हमने लिखी, वो उनके दिमाग से नहीं निकलेगा कि हमको चैलेंज किया। ये हमारे सीनियर लीडरों में नहीं होता था। हम 20 लेटर्स इससे सख्त क्या कहते हैं राव साहब को लिखते आए हैं। गाली नहीं दी, लेकिन जो पॉलिटिकल लैंग्वेज सख्त, कभी उनको रिवेंज की भावना, बुलाया, अरे बताओ क्या करना, अच्छा यार मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग करो। तो ये तो इनके अभी तक नहीं निकला
ये कहीं मीडिया ने नहीं ये आरोप लगाया, ये हमारी लीडरशिप ने लगाया और कहो कि इसको सर्कुलेट करो। लेकिन उसी मीडिया से जो सर्कुलेट कर या उन्हीं लीडरों से करते हैं। अब राहुल गांधी का जब 5 मिनट उसके खिलाफ बोला, मैं तो 7 साल एज लीडर अपोजिशन खिलाफ बोला, मैं तो हाथ भी नहीं मिलाया जाके या गले नहीं मिला। वो 5 मिनट बोले और डर गए, पता नहीं क्या मोदी को करेगा, जाके गले मिल गए हैं। तो वो तो नहीं मिला और मैं मिल गया जी। तो आप अपनी पार्टी बनाएंगे वहां? अपनी पार्टी बनाएंगे, किसी पार्टी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। आपको पद्म अवार्ड दिया गया, उसको लेकर के भी बहुत वहीं से कहा गया। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं। मुझसे 1 साल पहले गोगोई को पद्म भूषण मिला, एस.सी. जमीर 2 एक्स कांग्रेस चीफ हैं उसको मिला, उस पे तो आपने वेलकम किया। और गुलाम नबी आजाद को मिला तो मैं बीजेपी वाला, वो क्यों नहीं बीजेपी वाले हुए? अगर वो एक एक स्टेट के मिलिटेंसी ग्रस्त स्टेट के थे, मैं भी तो कश्मीर से लड़ता रहा, मैं भी तो 16-17 अटैक में बच गया। और मैं राजीव गांधी के वक्त में मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम एंड फूड एंड सिविल सप्लाई छोड़कर पंजाब जब मक्खी नहीं जाती थी, पंजाब का एमपी नहीं जाता था, पंजाब का मिनिस्टर नहीं जाता था, तो मैं 4 साल पंजाब में रहा। जब तक शांति नहीं हुई, जब तक सरकार नहीं बनी, तब तक रहा। और 26 अटैक मुझ पे और बेंसिंग पे हुए और बचा। तो मुझको नहीं मिलता तो जयराम रमेश को मिलता तो स्टोरी प्लांट करने के लिए, ट्वीट करने के लिए नहीं, स्टोरी प्लांट करने। आजकल तो इसी काम में लगा है ना। दिन में तो ट्वीट करना, रात को घर में जाना मीडिया के प्लांट। आज भी एक प्लांटेड स्टोरी आई है, हाँ, एक पॉलिटिशियन के साथ जो बीजेपी से निकला है, उसके साथी का, वो इसने प्लांट कराई है। मैंने पूछा तो उनको मिलता स्टोरी प्लांट करने के लिए, डर्टी स्टोरीज। अरे हमने तो जान दी है भाई, अपनी जान पर खेल कर कि वापस आएंगी कि नहीं आएंगे पंजाब से और कश्मीर से। जब कश्मीर पीसीसी हमें भेजा था, 99 लोगों ने कहा आपको मारने के लिए भेजा। मारने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि साउथ की आपने सब स्टेटें जीती, तो अब तुम पॉपुलर हो नहीं, लीडरशिप में अनपॉपुलर हो कि क्यों तुम जीतते हो। लेकिन भगवान ने हमें वहां भी बचाया, अल्लाह ने बचाया। 3 सीटों से मैंने गवर्नमेंट बनाई, 3 सीटें थी उस वक्त, और इलेक्शन जब किया तो सरकार बनी। अब ये यहाँ है और ये मेहनत है, क्योंकि मैं ट्वीट से पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं कंप्यूटर से पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं फील्ड में जाता हूँ। हेलीकॉप्टर अब मैंने 2-4 साल से, मैंने वरना बस और कार से, जीप से इलेक्शन हिंदुस्तान के लड़े जाते हैं। एक अंतिम का सवाल है, कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, बात कही जा रही है नॉन गांधी होगा। आपको क्या लगता है, नॉन गांधी होने से कोई फर्क पड़ेगा? बैंक लूट गया तो आप नया मैनेजर चेंज करो तो वो अलमारी खिड़की का मैनेजर होगा। बैंक में तो पैसा नहीं है। पैसे का मतलब है पार्टी तो है नहीं। अब पार्टी जब हो, आदमी को, लीडर को अब तब बदलो और उसकी सोच में कोई जान फूंकेगा जब पार्टी हो। पार्टी तो खत्म हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया जा रहा है। किसी का, हमारे भाई हैं, शरीफ हैं, अच्छे हैं, मुझे कोई बात नहीं। यहां रुस्तम भी आ जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि घर में कुछ रहा ही नहीं है। या फिर आपका कहना कि 3 पावर सेंटर है इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी? नहीं, पावर सेंटर भी हो, पार्टी ही खत्म हो चुकी है ना भाई। मैं आपको बताऊं जी, गुलाम नबी आजाद भी प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब मेरी उम्र पूरी पार्टी में गुजरी है। या कोई दूसरा आएगा, बंगाल में क्या करेगा, उड़ीसा में क्या करेगा, असम में क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या करेगा, तमिलनाडु में क्या करेगा, यूपी में क्या करेगा, बिहार में क्या करेगा, महाराष्ट्र, गुजरात में क्या करेगा। गुजरात के तो इंचार्ज हैं। हाँ, कोई भी कुछ नहीं, रिजल्ट देखना। हाँ, महाराष्ट्र में क्या करेगा, 4थे नंबर पे थे, तो अब इससे और कहां जाएंगे। तो आजाद साहब, इतना साल जीवन पूरा इस पार्टी में देने के बाद एंड ऑफ द डे आप क्या इस पार्टी के लिए उदास होते हैं या फिर क्या लगता है? मैं
चिट्ठी लिखने से पहले 3 रात नहीं सोया और चिट्ठी लिखने के बाद अभी भी नहीं सोता हूं। ये हमारी, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, कोई दौलत नहीं है। मेरे पास एक ही दौलत थी, वो 50 साल की जो मेरी संपत्ति थी, स्टूडेंट लाइफ्स। जम्मू कश्मीर यूथ कश्मीर में इलेक्टेड था और हमको हिंदुस्तानी मानते थे और मेजॉरिटी हमारी। मेरा बुक आने वाला है, उसमें लिखा है कि जब वो कश्मीर हमारे एसपी कॉलेज में 14 अगस्त का होता था तो 95% 14 अगस्त मनाते थे पाकिस्तान का, और प्रिंसिपल और स्टाफ 15 अगस्त मनाते थे। उसमें हम 5-7 लड़के थे, कुछ हिंदू और मैं। फिर एक हफ्ता 15 अगस्त के बाद हम कॉलेज में नहीं जाते थे, मार देते। अरे बाप। तो हमने वो कॉलेज से लड़ाई लेके फिर यूथ कांग्रेस से और यहां तक पूरी हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी। तो हमने तो लिटरली खून दिया। सही कह रहे हैं। पसीना तो बहुत छोटी चीज है। तो आज आपको ये लगता है कि वो खून जाया हो गया आपका? खून जाया नहीं हुआ, उस वक्त उसका फायदा पार्टी को हुआ। उन लोगों को क्या कहें आज जो बच्चे आते हैं कि इनको सब मिला, ये नहीं मिला कि हमने जान दी है जी। ये तो एक स्टेट की मैं बात करता हूं, हर स्टेट की ऐसी कहानी है। तो ये अफसोस नहीं है कि भाई उसका तो इसका मतलब आजाद साहब कोई नया भी आएगा तब इस पार्टी का आप कोई फ्यूचर कुछ नहीं करेगा, इसी नोट पे आजाद, क्योंकि वो स्टेज खत्म हो गई। इसी नोट पे समाप्त करते हैं। आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के। तो आजाद साहब ने दिल से बात की आज, और निश्चित रूप से इतने साल पार्टी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि पसीना नहीं खून दिया मैंने, और अब देखते हैं अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं होगा। एनडीटीवी इंडिया में इतना ही। बीजेपी और किसी दूसरी पार्टी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। नमस्ते।